प्यारे देशवासियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट एक लंबे समय बाद आज बहुजन पैगाम पर कुछ अहम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है, यदि बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल को पूरे देश में एक सशक्त, निष्पक्ष और निडर चैनल के रूप में देखना चाहते हैं और देश हित में देखना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे के लिए फॉरवर्ड करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के अंदर पिछले लगभग 15 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है कोरोना की वजह से। सच्चाई क्या है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो मीडिया है वो प्रचार कर रही है कि आज से 3 दिन पहले 25,000 नए केस आए थे। कल भी बोला 25,000 आए, आज भी बोला 25,000 आए। मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने बोला 23,500 केस आए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली गवर्नमेंट से कि क्या मुख्यमंत्री जी के पास जो केवल ये मीडिया की रिपोर्ट है अथवा वास्तव में विभिन्न अस्पतालों से जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी कोई उनको रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यदि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कोई शक नहीं, किसी तरह का कोई उसमें डाउट करने की बात नहीं है, सही बात है। कोरोना से सावधान रहना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए और जो प्रिकॉशंस लेने की बात है वो हर व्यक्ति को ज़रूर करने चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। लेकिन सरकार देश की जनता को गाइडलाइन प्रोवाइड करा रही है, लेकिन उस गाइडलाइन पर स्वयं कितनी चल रही है, प्रश्न ये है। आपने देखा कुंभ मेला हरिद्वार में हजारों लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे थे अभी नहाते हुए। उसी तरह से कितने मंत्री गए। ये कैसे हुआ? वहाँ गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया। वहाँ ज़्यादातर बीजेपी के और आरएसएस के लोग ही थे। बाकी जो बेचारे समाज के लोग हैं, इसका मतलब नहीं समझते, वो भी आए। हो सकता है कोरोना के शिकार होकर के गए हों और उनका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, किसी को कोई पता नहीं। अभी सवेरे की इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज देख रहा था कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ऑफ वेस्ट बंगाल, कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि वो कलकत्ता में अपनी पार्टी का प्रचार करने नहीं जाएंगी और जहां भी कलकत्ता के बाहर प्रचार करने जाएंगी 30 मिनट से ज़्यादा वो नहीं बोलेंगी। इस चीज़ को पूरे देश ने सराहना की, उनको अप्रिसिएशन दिया गया, क्योंकि उनके अंदर मानवता है, मनुष्यता है। उसको देखते हुए उन्होंने सबसे पहले लोगों की स्वास्थ्य के बारे में सोचा, बाद में चुनाव के बारे में सोचा। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है, अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा है, जेपी नड्डा, बीजेपी का स्टार प्रचारक और वर्तमान में बीजेपी का अध्यक्ष मिस्टर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, धड़ल्ले से वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। रैलियां आयोजित की जा रही हैं, हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ गई दूरियां, कहाँ गए मास्क, किसी तरह की कोई। इससे क्लियर हो गया कि इन लोगों के अंदर ना तो देशभक्ति है, ये देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते, ना ही इनके अंदर मानवता है, ना ही मनुष्यों से कोई लगाव है इनका। मोदी जी जाते हैं, लाखों लोगों की मीटिंग करते हैं, कोरोना वहाँ नहीं फैलता। दूसरों को बताने के लिए गाइडलाइन स्टार्ट करते हैं, डराने का काम किया जा रहा है। स्वयं ना तो कोरोना से डरते हैं और ना ही ऐसा कोई काम करते हैं
जिससे कि लोग उनके किसी भी काम से देश के लोग उनकी सराहना करें अथवा उनसे सबक लेकर कुछ सीखने की कोशिश करें। साथियों, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ईवीएम द्वारा जो देश में मोदी सरकार बनी है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हर तरीके से देश को पतन की तरफ ले जाके खड़ा कर दिया है। सवेरे आपने देखा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक एप्लीकेशन लिख करके प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की कि मुझे परमिशन दी जाए कि बांग्लादेश से वो कोरोना की वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक अफसोस की बात है। भारत जो दुनिया का कभी सिरमौर था और आज से 7 साल पहले भी सिरमौर था, कोई शक नहीं, भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत ने किसी के सामने कुछ नहीं मांगा। आज भारत बांग्लादेश, जो कि भारत की बदौलत बांग्लादेश का जन्म हुआ है, तत्कालीन रक्षा मंत्री ऑनरेबल बाबू जगजीवन राम की देन है बांग्लादेश। वो रक्षा मंत्री थे। उनके युद्ध नीति से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना और पाकिस्तान सिकुड़ करके रह गया। आज का रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? चाइना से डर लगता है, पाकिस्तान से डर लगता है, बांग्लादेश से भीख मांग रहा है, हमें कोरोना की वैक्सीन दो, हमारे लोग आफत में है, मुसीबत में है। कितनी शर्मनाक बात है। जो पेट्रोल यहाँ 100 रुपये लीटर बेची जा रही है, वही पेट्रोल भारत नेपाल को निर्यात करता है। नेपाल वहाँ से 20 रुपये सस्ते में बेच रही है। क्या हो रहा है? क्या देश के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे? समझते हैं। वक्त का तकाजा है, थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। ईवीएम जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है, हर पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग किसके कहने पर काम कर रहा है? चुनाव होंगे तो ईवीएम से होंगे। It means the National Election Commission of India perhaps working as per the directions of Adani and Ambani, उनके डायरेक्शन पे काम कर रहा है। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ उसकी सरकार बनती है। तो ये बहुत ही एक देश के लिए जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। कोरोना पूरे देश में इस तरह मीडिया ने एक हवा बैठा दिया है। सबसे ज़्यादा कोरोना महाराष्ट्र में, बॉम्बे में है। दूसरा स्थान अब दिल्ली ने ले लिया है। आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब पिछली वर्ष जब कोरोना हुआ था तो दूसरी भाषा बोलते थे, और आज जब कोरोना है दिल्ली में तो दूसरी भाषा बोलने लगे हैं। क्या देश के लोग समझते नहीं हैं? क्या ये भाषा मोदी जी और अमित शाह के डायरेक्शन पर बोली जा रही है? केजरीवाल साहब सावधान हो जाए। दिल्ली में लोगों के पास जो परेशानियां हो रही हैं उनका निवारण करने के लिए उनके पास क्षमता है। दिल्ली के लोग विश्वास करते हैं केजरीवाल पर कि केजरीवाल सक्षम है दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए। फिर ऐसी गई गुजरी भाषा और इस तरह का ये जो वक्तव्य दिया जा रहा है कि हम असमर्थ हैं, यानी केजरीवाल साहब ने अपने हाथ डाल दिए हैं। तो देश की मुख्य रूप से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को इसलिए वोट नहीं दिया था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने घोषणा की थी कि आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली के हर स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिटरेचर को, उनके साहित्य को, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। केजरीवाल साहब भूल गए, लेकिन हमको याद है, देश के लोगों को याद है, दिल्ली के लोगों को याद है। केजरीवाल साहब को आगाह करना चाहता हूं कि वो अपना दिया हुआ वादा पूरा करें। कोरोना का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं केजरीवाल साहब सक्षम हैं और दिल्ली को बचा सकते हैं। उनके पास सारी व्यवस्था है, क्योंकि पिछले वर्ष भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। अनाज भी बांटा था, दालें भी बांटी थी, पैसा भी बांटा था, बहुत सारे काम किए हुए थे। इन साल ये कुछ देखने को नहीं मिलता, सब पर बैन लगा दिया गया। भाई क्यों, क्या हो गया? दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? आपने देखा जो टीवी रिपोर्ट होती है, टीवी पर आपने देखा जो पेशेंट्स की स्थिति है
जो पेशेंट किस कैटेगरी के हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उनमें कोई भी पेशेंट दिल्ली की किसी झुग्गी झोपड़ी का दिखाई नहीं दे रहा, कोई गरीब आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उनकी भर्ती नहीं हो रही है अथवा उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। जो भी आप देखेंगे पेशेंट का जो स्तर है वो या तो मिडिल क्लास का है या अपर क्लास का है, उसमें गरीब लोगों को ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब दो हो सकते हैं कि गरीबों को जो झुग्गी में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अथवा अल्पसंख्यक समाज के, मुख्य रूप से मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि अस्पतालों में दिखाई नहीं देते, इक्का दुक्का छोड़ करके। कोरोना उनसे डरता है, अथवा उनको अस्पतालों में जगह नहीं दी जा रही, भर्ती नहीं की जा रही। कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं है जो साफ दिखाई दे रहा है। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, कोई भी देख सकता है। इसमें कोई गलत हो तो कोई कमेंट कर सकता है। हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, ना आरोप लगा रहे। हम देश के सामने वो सच्चाई लाना चाहते हैं जो मोदी मीडिया है देश को, देश के लोगों को सच्चाई से गुमराह कर रही है, अवगत नहीं करा रही है। साथियों, इस संबंध में ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। देश का बहुजन पूछता है शासन से, प्रशासन से, चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से, सच्चाई क्या है। आपको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, बहुत अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, ये सब कुछ घटित हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई को देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए। क्या वही सच्चाई है जो मोदी मीडिया इस समय किसी तरीके से कह रही है, वही सच्चाई है? नो, ये सच्चाई नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो विभिन्न अस्पतालों में जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट मंगाएं, उनका पता वगैरह भी मंगाएं और वो सब जनता के सामने रखें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर भी कोरोना के संबंध में जो दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई हम जानना चाहते हैं और देश के लोग भी जानना चाहते हैं। क्योंकि इस समय देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है, हर इंसान भयभीत है, टेरराइज है। बहुत सारे तो डर की वजह से ही मर जाते हैं और कह दिया जाता है उन्हें कोरोना हो गया था। अभी देखा आपने ब्राज़ील में, स्पेन में कोरोना के कुछ पेशेंट का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई जिसकी वजह से वो मर गए। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता है? क्या हमारे देश के डॉक्टर सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, या वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, जिससे कम से कम कोरोना क्या है उस बीमारी का पता तो चले, लोगों के सामने आए, लोग उससे सावधान रह सकें। तो जब सच्चाई का पता ही नहीं लगेगा कोरोना क्या चीज़ है, व्हाट इज़ कोरोना। अभी तक था पिछली वर्ष कोरोना टच होने से फैलता है, आपस में टकरा गए तो कोरोना एक दूसरे को लग जाता है। अब 2-4 दिन से आ रहा है मीडिया के द्वारा कि हवा से भी कोरोना फैलता है। जब हवा से कोरोना फैलता है, हवा तो हर व्यक्ति को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हर व्यक्ति को, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप देहातों में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बिहार में, पंजाब में, कहीं पर भी देहातों में कहीं कोरोना नहीं है। हवा से फैलता होता तो वहाँ पर भी होता। केवल शहरों को ही कोरोना ने टारगेट बना रखा है। दिल्ली है, अहमदाबाद है, जामनगर है, सूरत है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, पटना है, ये बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, क्या कोरोना की बीमारी इन्हीं सिटीज़ तक सीमित रह गई है? बाकी लोगों को तो पता ही नहीं, दवाई वाई का तो सवाल ही नहीं उठता, क्या दवाई है इसकी नहीं है। दूसरी बार, पिछली वर्ष आपने देखा कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, लोग ठीक हो गए। जिनका इलाज घरों में हुआ वो ठीक हो गए, अस्पतालों में गए, कुछ ठीक भी हो गए, बाकी मर गए। उनकी डेड बॉडी भी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई, रिश्तेदारों को नहीं दी गई, जला दिया गया। क्या हो रहा है इस देश के अंदर, ये समझने की ज़रूरत है, देश के लोगों को जानने की ज़रूरत है। एक सच्चाई को देश के सामने लाना गुनाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार के विरुद्ध अथवा सच्चाई कह दी जाए तो सरकार सोचती है देशद्रोह की बात कर दी, देशद्रोह का मुकदमा चला दो। उसी तरह से
जो हायर जुडिशरी है उसके संबंध में कुछ कह दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट कोर्ट लगा देता है। इसका मतलब न्यायिक तरीके से भी लोगों को आपने जमानत बंद कर दी, जो उनका संवैधानिक राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, उसको भी आप बैन लगाना चाहते हैं। आप कितने देशभक्त हैं, देश के लोग ये जानना चाहते हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी और जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, वो बतलाएं आपकी देशभक्ति इस देश में क्या काम आई, क्या देशभक्ति आपकी है। 7 साल के अंदर आपने इस देश के विकास के लिए क्या काम कर दिया, एक काम बता दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम झगड़ा, कोरोना पीरियड में SC ST OBC का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण खत्म करा दिया, क्रीमी लेयर ला दिया गया। अब भी डर है, जो SC ST OBC के लोग हैं वो डर रहे हैं कोई नया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से पास न करा दिया जाए उनके खिलाफ, क्योंकि ये सब जो हुआ कोरोना काल में ही हुआ। तो क्या कोरोना को मोदी सरकार एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से कुछ भी कर दें लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अब लोग बोलेंगे। दूसरा, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे भी भनक आने लगी है। किसानों ने कह दिया हम कोरोना से नहीं डरते। क्या किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए कोरोना रूपी हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसमें आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से लिप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का, केजरीवाल साहब का इस तरह का वक्तव्य पहले कभी नहीं देखा था, न सुना था, जैसा कि आज बोल रहे हैं। क्या ये अमित शाह जी के निर्देशों के अनुसार बोला जा रहा है? इस पर उन्हें एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा। साथ साथ इसके मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जो विद्वान लोग हैं समझ सकते हैं, मैं तो सबके लिए खुले मन से निर्धड़ होकर के निष्पक्ष बात कहता हूँ। आज से करीब 2300 साल पहले जब इस देश में समस्त जम्बूद्वीप के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो बाद में बौद्ध सम्राट अशोक बनकर संसार में अनंत काल के लिए अमर हो गया, ने कहा था कि जिस देश का राजा, जिस देश का शासक किसी तरह अनपढ़ व्यक्ति हो और अनपढ़ व्यक्ति शासक बन जाए तो वो 3 काम करता है। सबसे पहले उस देश की शिक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करता है, दूसरे उस देश का विकास रोकता है, तीसरे उस देश के नागरिकों को अपंग बनाने की कोशिश करता है। साथियों, यदि सम्राट अशोक की ये तीनों बातें सही हैं, फैसला आपका है। आप देख सकते हैं कि भारत में आज क्या हो रहा है। मैंने एक ऑप्शन आपके समक्ष रखा है, फैसला आपका। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने केवल जो सम्राट अशोक ने कहा था उस इतिहास का अध्ययन करते हुए उस चीज़ को आपके सामने रखा है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद फैसला ले सकते हैं। साथ साथ इसके मौजूदा सरकार बीजेपी की है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, और तो किसी सरकार है नहीं। क्या यही चलता रहेगा ईवीएम के माध्यम से? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तब तो इस देश का जो 90% बहुजन समाज है कभी शासन सत्ता में आ ही नहीं सकता, और जो लोग वहाँ चिपके रहते हैं उनका कोई वजूद नहीं है। उनकी बदौलत ये देश पीछे जा रहा है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे इशूज हैं, बहुत सारी गिला शिकवाएँ हैं। ये बातें जो हम निकाल के लाए हैं शायद मोदी मीडिया आपके सामने कभी नहीं रखेगा। पिछली वर्ष आपने देखा कोरोना का कितना मजाक बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठे प्रचार कर दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 2 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, झूठी खबर थी। तो ये लोग यहाँ तक गिर सकते हैं। उसी तरह से अभी मोदी वो योगी जी को देखा, पता लगा कि योगी जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हो सकता है 2-4 दिन में डॉक्टरों की रिपोर्ट आ जाए कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, झूठी खबर थी। तो ये लोग साम दाम दंड भेद करके हर चीज़ को आजमाने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से सत्ता में बने रहे कैसे भी। अब
जो संवैधानिक एजेंसी हैं देश की, दो सबसे बड़ी, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या ये जवाबदेही नहीं है? न्यायपालिका एक तीसरा स्तंभ है देश को चलाने वाला, और न्यायपालिका ही यदि विधायिका के शासन के इंडिकेशन के अनुसार, सुझावों के अनुसार काम करने लगे तो लोग न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? अभी आपने देखा कुछ समय पहले जब गोगोई साहब सीजेआई थे, कोई भी केस आया गवर्नमेंट के खिलाफ आया, राफेल का मामला आया, कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं पाया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। राम मंदिर का इशू आया, उसे पास कर दिया गया, राम मंदिर बनेगा, भावनाओं के आधार पर बनेगा, जबकि कानून के अंदर भावनाओं के आधार पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जितने भी केसेस आए उस सारे के सारे सरकार के पक्ष में और अंबानी और अडानी के पक्ष में पास कर दिए गए। ये कब तक देश के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं है, जो न्यायपालिका में हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो कोलेजियम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यदि वो ऐसा समझते हैं कि देश के और बुद्धिजीवी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कानून को नहीं जानते, तो ऐसी समझ उनकी ठीक नहीं है। भारत के संविधान को, भारत के प्रत्येक कानून को, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैंने भी पढ़ा है, और हमारे हजारों लाखों विद्वान अधिवक्ताओं ने पढ़ा है, उससे अच्छी नॉलेज रखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई एजेंसी, कोई संस्था संवैधानिक पदों पर बैठ करके संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने लगे, उसको हटाने में, उखाड़ फेंकने में एक लंबा वक्त लगता है। ये देश शांति प्रिय रहा है, सब कुछ बर्दाश्त किया है। ये देश विश्व में विश्व का सिरमौर कहा जाता था, रहा भी है, बुद्ध के समय में रहा है। बुद्ध के शिक्षा के बदौलत ये विश्व का सिरमौर और विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन आज उसके सब विरुद्ध हो रहा है। जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता, विश्व बंधुता की बात करे, वो देशद्रोही माना जा रहा है। जो मीडिया है और जो टेलीविज़न है भारत के इस समय, आप गौर से देखिए, 24 घंटे पाखंडवाद फैला रहे हैं। घर में जो बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां रहती हैं, वो उसी को देखते रहते हैं। बड़ी घृणा होती है, ग्लानि भी होती है, लेकिन क्या करें? पैसा, सारा पैसा, देश की सारी पूंजी है, इन लोगों के पास इकट्ठी हो गई है। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, किसी तरह अपना अपना घर चलाते हैं, अथवा समाज को कुछ सही दिशा पे ले जाने की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को गौर से देखा है, भुक्तभोगी भी है। लेकिन क्या किया जाए? जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अर्निंग हैंड्स हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में अथवा प्राइवेट नौकरियों में कुछ भी कमाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए 18 मार्च 1956 के आगरा के भाषण को सुने, समझें और उसका पालन करें। बहुजन समाज को बहुत दिनों तक सत्ता से दूर नहीं रहना पड़ेगा। यदि उन्होंने 18 मार्च 1956 के भाषण को, जो बाबा साहब ने आगरा में दिया था, उसको सुने, समझें और उसका पालन करें, मैं समझता हूँ कि इस देश पर बहुजनों का शासन हो सकता है। लेकिन क्या किया जाए? ऐसा हो नहीं रहा है। मुगलों का शासन 600-700 साल रहा, 150 साल करीब अंग्रेजों का शासन रहा, उसके पश्चात मनवादियों का शासन हो गया। जो देश का वास्तविक हकदार है इस देश पर शासन करने का, उसको, वो तो शासन सत्ता से अलग रहा, आज भी अलग है। इसलिए बहुजन समाज के जो लीडरशिप है, उससे भी मैं कहना चाहूँगा
कि थोड़ा शर्म करे और आपसी मनमुटावों को दूर करते हुए कोऑर्डिनेशन करने की सोचें और उसको ध्यान में रखते हुए आगे चुनाव लड़ें, तभी कामयाबी मिल सकती है। आपने देखा बिहार में चुनाव हुआ, मनवादियों ने देखा तेजस्वी यादव अकेला पड़ रहा है, वो जीत रहा था, रात में उसे हरा दिया। उसी तरह अभी एक हफ्ते पहले मोदी जी ने कहा 2 मई को, चिंता मत करो, 2 मई को वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। क्या चुनाव आयोग को उन्होंने ये निर्देश दिया है कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बंगाल में बननी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले घोषणा की थी अब की बार 300 पार, ये चुनाव आयोग के लिए स्पष्ट निर्देश था कि 300 पार करना है। चुनाव आयोग ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए 300 पार कर दिया, मोदी जी की सरकार बन गई। अरे सारा देश कहता है, सारा देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहता, तो चुनाव आयोग क्यों कराना चाहता है? और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों एक्शन नहीं लेता? देश के लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सुनता? ऐसी स्थिति में देश के लोग करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? जो सही बात कह दे वो देशद्रोही, चलो अंदर, ये ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर हो गया, ये आपने कानून का दुरुपयोग किया हुआ है। यानी कानून के जो रक्षक हैं उन्हीं, वो सही बात कह रहे हैं तो उन्हीं को एक देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा जी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ गया। वो ड्रामा करीब 1 हफ्ते तक चला। 12 फरवरी को करीब 700-800 वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब पीजी कौल से पाटिल साहब भी थे, ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में मैं देश के बहुजन समाज के और अन्य समाज के वकीलों से, वकील तो किसी समाज के हों, वो हमारे भाई हैं और हमारी समस्याएं एक सी हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ईवीएम कोलिजम के खिलाफ आंदोलन में शरीक हों। ये संवैधानिक हैं दोनों चीज़ें, और इससे देश कहाँ खड़ा था कहाँ पहुँच गया है वो ईवीएम और कोलिजम की देन है। इन्हीं की वजह से हमारा देश बैक में जा रहा है। इसलिए आज ज़्यादा कुछ न कहकर मैं देश के सभी बुद्धिजीवियों से, सभी नागरिकों से विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगा कि कॉमन कॉज के लिए, देश के विकास में जुड़ने के लिए, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, कानून का शासन स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, देश हित में काम करें, देश हित में सोचें, कोरोना से सावधान रहें, जो गाइडलाइन सरकार की हैं उनको मानें, सरकार उन्हें माने ना माने कोई फर्क नहीं, सरकार को जो करने दीजिएगा, समय बताएगा आगे चल करके। लेकिन हम लोग तो, सरकार के पास तो पैसा है, कहीं भी इलाज करा लेंगे, यहाँ करा लेंगे, अमेरिका में करा लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए उनको तो सावधानी बरतना ही सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। इसलिए ये मेरे देश के लोगों, इस कोरोना काल में सावधान रहिए और जो डॉक्टरों की राय है उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और एक दूसरे से दूरी बनाते हुए अपने काम में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब।